जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर का पेपर हो रहा है और अब इसमें गाइज एक तरीके से कहा जाए तो इतिहास भूगोल बहुत कम पूछा जा रहा है। एक नए टॉपिक आ रहे हैं, नए टॉपिक नहीं कहेंगे, हालांकि ये जानते थे बहुत बच्चे के टॉपिक है सिलेबस में, बट वो कोई ध्यान से पढ़ता नहीं था, कोई भी नहीं पढ़ता था और ना ही कोई पढ़ाता था। मैं खुद नहीं पढ़ाया था भाई, मैं बता रहा हूँ। मैं फिजिक्स पढ़ा था, वो मिल रहा है एग्जाम में, वो बिल्कुल मिल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने कहा। इसके अलावा जो मैंने गाइस इतिहास भूगोल या फिर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो मैंने पढ़ा था, वो भी मिल रहा है। बट मैंने साइबर अपराध या आईपीसी या फिर गाइस कहा जाए जो जनहित याचिका वाले सवाल हैं, ये मैंने बहुत कम ही पढ़ाया था, तो वो मैं अब फिर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो साइबर अपराध और आतंकवाद से संबंधित सवाल हैं वो कंप्लीट करेंगे। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप अच्छे से पढ़ लेना इसे, मैं कम समय में करवा दे रहा हूं ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। अपना रिवीजन कर लेना फिर, ठीक है। पीडीएफ से रिवीजन करना है, पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा। शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ब्लैक रख ले रहा हूँ क्योंकि गाइस मैंने जो अपने शायद आईपीसी वाली क्लास में मैंने व्हाइट बैकग्राउंड रखा था, तो बहुत सारे मित्रों ने कहा कि सर व्हाइट ना रखो, ब्लैक रखो ताकि हमारी आंखों पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो चलो भाई, मैंने ब्लैक रख दिया है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले तो डैश दिया गया है, फिर कहा गया है एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। इसमें से कौन सा एक साइबर अपराध है? देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल, या फिर जिन्हें आप कहते हैं वितरित इनकार ऑफ सर्विस अटैक। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, ये एक प्रकार का साइबर अपराध है और इसके माध्यम से जो साइबर अपराधी हैं, यानी जो साइबर अपराधी करते हैं, वह सिस्टम या फिर नेटवर्क को प्रतिबंधित कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित डिनायल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित या फिर डिनायल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है? नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाए। क्या यह सही है? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल सही। यानी कि ये एक प्रकार का साइबर अपराध है, नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना और जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाए। जैसे गाइस आपने देखा होगा, जब कोई रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं, कहते हैं साइट क्रैश हो गई, या फिर कहते हैं कि भाई साइट नहीं चल रही है, तो ये भी एक तरीके से साइबर अपराध ही है। इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना, ये तो बिल्कुल अपराध है। जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस डालना, ये साइबर अपराध नहीं है, साइबर अपराध नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ए एंड बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है भाई कि इसमें आपको सब कुछ पढ़े भी आपको थोड़ा कठिन लगेंगे, इस वजह से गाइस ये कठिन चैप्टर बन जाता है, और कठिन चैप्टर बन जाता है इसी वजह से एग्जामिनर जो है भाई वो पूछ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। अब देखो, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है, इसमें से कौन सा एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जो साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। व्यर्थ ट्रैफिक का मतलब है कि उससे कोई भी मतलब ना हो, वो ट्रैफिक उस वेबसाइट में भर देते हैं और जो मतलब नेटवर्क है उसे नष्ट कर देते हैं। ये कौन सा साइबर अपराध हमला है? तो यह है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। राइट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मेरे प्यारे भाई, आपको बता दें कि बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि यूपी पुलिस अधिनियम 1861 वाले क्वेश्चंस, तो भाई मैंने वो करवा दिया है। जैसे ही मुझे पता चला कि क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, वो मैंने करवा दिया है, आप देख लेना। आईपीसी से सवाल पूछे जा रहे थे, 5 से 6 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछा गया था, तो आईपीसी धारा वाला मैंने वीडियो बना दिया है, वो भी देख लेना। और मैं कोशिश करूंगा कि उसके दो चार क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट जो मिल पाए वो भी मैं आपको दे दूं, ताकि आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ पाओ। हमारी गाइस एक तरीके से कहा जाए तो यही लक्ष्य है कि मैं आपको वो क्वेश्चन पढ़ाऊं जो एग्जाम में मिल पाए, और माता रानी के आशीर्वाद से वो क्वेश्चन मिल भी रहा है, क्योंकि आप सब इतना अच्छा फीडबैक देते हैं। तो गाइज मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये पता चल पाता है कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका फ़ायदा बच्चों को मिल रहा है, या जो मैं पढ़ाता हूँ वो हमारा सिद्ध हो रहा है, या फिर जो मैं पढ़ाता हूँ वो हमारा कहीं ना कहीं एक अच्छी कैटेगरी में जा रहा है। इस वजह से गाइज मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ स्थित है, यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है कहाँ है, नई दिल्ली में। स्थापना जो है इसकी ये 2018 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना अक्टूबर 2018 में अनुमोदित की गई थी। ये योजना जो है व्यापक और सामूहिक तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है कहां पर, नई दिल्ली में। अगला सवाल है कि यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारत सर्वर का उपयोग करता है तो वह के तहत दंडनीय हो सकता है। कहने का मतलब है अगर कोई विदेशी नागरिक है वो अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है, यानी कोई अश्लील सामग्री वो प्रकाशित करता है लेकिन वो सर्वर जो है भारतीय सर्वर का उपयोग करता है, तो वो किस कानून के तहत दंडनीय होगा। विदेशी नागरिक का साइबर कानून के तहत नहीं, जब विदेश का है तो विदेशी नागरिक से कोई मतलब नहीं होगा। हमारे भारत में ही भारत के साइबर कानून से वो दंडनीय हो सकता है, तो ये हो जाएगा भारत में साइबर कानून के तहत दंडनीय हो सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यूपीएससी 2021 में ये भी सवाल पूछा गया था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। वह एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। आप समझिएगा, यहाँ पे एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं, यानी कि बहुत बल्क मैसेज में बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं और वो मैसेज आते हैं जिनकी आपको इच्छा नहीं है। जैसे गाइस आपने देखा होगा आपके ईमेल पे आता है बहुत सारे विज्ञापन, यानी बहुत सारे जो प्रचार होते हैं जिन्हें आप एड्स कहते हो, वो जो आता है गाइस आप देखते हैं ईमेल पे आता रहता है और वो जो है आप उसे चाहते भी नहीं है फिर भी वो आता रहता है, तो वो होता है एक तरीके से विज्ञापन वाला, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्रकार का साइबर अपराध ही है और ये जो है अवांछित होता है, यानी आप इसे नहीं चाहते हैं फिर भी आता है, अंधाधुंध में बल्क में भेजा जाता है। तो ये हो जाएगा अपसंदेशन, जिन्हें आप इंग्लिश में कहते हैं स्पैमिंग, ठीक है। स्पैमिंग आपने देखा होगा कभी कभी आपके मोबाइल पे जब फोन आता है तो ट्रू कॉलर पे लिख जाता है स्पैम, तो स्पैम का मतलब यही है साइबर अपराध ही होता है, ठीक है। इस वजह से स्पैम लिखा होता है ट्रू कॉलर पे। तो देखिए अपसंदेशन यानी स्पैमिंग कहा जाता है, राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जालसाजी मतलब क्या है, एक ऐसा अपराध जिसके तहत संप्रेषण में विश्वसनीय उद्यम के तहत बहाना बनाकर यूजर नेम, पासवर्ड तथा क्रेडिट कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास की प्रक्रिया। जालसाजी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई फोन करे, कहे भाई मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूं, आपके पास मैं ये चीज भेज रहा हूं, वहां से ओटीपी बताओ, तो ये होता है जालसाजी। आपने देखा होगा बहुत सारे जालसाजी में फंस जाते हैं। तो ओटीपी प्राप्त करना या फिर पासवर्ड प्राप्त करना, यूजर नेम प्राप्त करना या फिर किसी का कुछ भी हैक करना, ये होता है एक तरीके से कहा जाए तो जालसाजी में संबंधित हो जाएगा, है ना। मतलब आपको ही आपसे लिया जाए तो वो हो जाएगा जालसाजी, मतलब आपको ही उसमें उलझाया जाए तो ये हो जाएगा जालसाजी, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। अब समझिएगा थोड़ा सा, इंटरनेट पर कौन साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनोनिमिटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिकता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। साइबर अपराध में क्या क्या शामिल है। अब देखो समझिएगा, कंप्यूटर के माध्यम से छल करना क्या साइबर अपराध में शामिल है, बिल्कुल भाई ये तो साइबर अपराध है ही। कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अपराध, ये भी बिल्कुल है। इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता को भंग करना, ये भी साइबर अपराध है। मतलब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान जो है किस विधि के अंतर्गत है। मेरे प्यारे भाई मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर भेज दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ को ले लेना, ठीक है भाई। आप टेलीग्राम पे जाओ, सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले लेना, पहले पढ़ लो फिर पीडीएफ से रिवाइज कर लेना अगर टाइम है तो। अगर नहीं टाइम है तो एक बार पढ़ लो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऑप्शन में वहां पे मिलता है तो भाई आप आसानी से खटाक दे टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बार यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कंप्यूटर के दुरुपयोग से होने वाले आपराधिक गतिविधियों में समाविष्ट होकर नवयुगीन अपराधों को जन्म दिया गया है। साइबर अपराध में दंड विधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है ये सन 2000 में धारा 66F के जगह इसमें दी गई है। तो धारा 66F के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये जो है ये आपका हो जाएगा साइबर अपराध के अंतर्गत। अगला सवाल देखिए,
सवाल है आपके सामने कि एक प्रकार का सामाजिक अभियांत्रिक आक्रमण है जहां पर यह दावा किया जा सकता है कि अभियुक्त ने किसी बैनर या लिंक का कुछ मूल्य चुकाया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका प्री टेक्सटिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्री टेक्सटिंग। समझिएगा थोड़ा सा, प्री टेक्सटिंग का मतलब क्या है कि एक सामाजिक अभियांत्रिक आक्रमण है और इसके साथ ये दावा किया जाता है कि अभियुक्त यानी जो इससे युक्त हो यानी अभियुक्त ने किसी बैनर या फिर उससे संबंधित जो है उसका लिंक के लिए कुछ मूल्य चुकाया है, कुछ पैसे दिए हैं। फिशिंग का मतलब होता है किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वह अपनी निजी जानकारी दें और उस जानकारी से उनका नुकसान हो। आप समझिए फिशिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास कोई एक ईमेल भेजे और आपसे कहे कि आप इतने पैसे दीजिए, मैं आपको ये पेपर पास करवा दूंगा। जैसे आपने देखा होगा पेपर लीक हुआ था, मतलब 18 लाख 12 लाख में ठेका था, ऐसा कुछ था, मैंने वीडियो बनाया था, देख लेना। उसमें बताया गया फिशिंग। और आपसे कोई कहे कि आप इतने पैसे दो, मैं आपको पेपर पास करवा दूंगा या मैं आपका पेपर जो है करवा दूंगा, तब आप थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए उतावले हो जाते हैं। हाँ भाई बिल्कुल बहुत अच्छी बात होगी, सही, हमारे पास बिल्कुल स्पेशल आया है, आप ये समझ जाते हैं और आप उसे अपनी निजी जानकारी दे देते हैं और आप उसे पैसे भेज देते हैं। तो नुकसान किसका है? आपका है ना। तो मेरे प्यारे भाई इसे कहा जाता है फिशिंग। ठीक है, ये समझ लेना। निजी जानकारी आप दें, निजी जानकारी जो आप अपनी खुद दें तो वो हो जाएगा फिशिंग। और नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा। जब भाई निजी जानकारी दोगे, अपना पर्सनल डाटा दोगे तो नुकसान आपका ही होगा ना। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर होता है इसकी मदद से सिस्टम और नेटवर्क को संक्रमित किया जाता है। ठीक है, मालवेयर की मदद से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है, हैकर तो है भाई लेकिन वो अपराध की दृष्टि में नहीं है या फिर उसे से किसी को भी कोई भी हानि नहीं हो रही है, दुर्भावनापूर्ण नहीं है, तो उसे कहा जाएगा व्हाइट हैट। राइट क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, व्हाइट हैट कहा जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो प्लीज़ अपने इस प्यारे परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गाइस जैसे ही आपके पेपर खत्म होते हैं मैं एनालिसिस करता हूं और तुरंत देखता हूं कि आज कौन सा नया टॉपिक पूछा गया है और तुरंत मैं उस पर वीडियो लेकर आता हूं, ताकि जो बच्चे आगे पेपर देने वाले हैं या जिनका आगे पेपर है उनको मदद मिल पाए। ये गाइस हमारी एक खासियत है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नीचे जो बेल बटन है उसे दबा करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करे। ठीक है, और अगर अच्छी लगती है भाई तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ आप एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल जो है कहाँ पे स्थित है? ये यूपी जेल वार्डर परीक्षा में पूछा गया है, यानी यूपी पुलिस के अंतर्गत कहा जाए तो ये आपका सबसे बाद में पेपर, यानी यूपी पुलिस में यही हुआ था, जेल वार्डर का ही। तब से अब आपका पेपर हो रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर वाला, है ना, ये जो रेडियो ऑपरेटर वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, कोलकाता में है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है? कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? अब देखो, पोर्नोग्राफी मेल भेजना, पोर्नोग्राफी या अश्लील मेल भेजना ये बिल्कुल साइबर अपराध है। सोशल नेटवर्क को विकृत करना ये भी साइबर अपराध है। हैकिंग यानी हैक करना ये भी साइबर अपराध है। लेकिन हैकर जो है अगर वो दुर्भावनापूर्ण नहीं है तब उसे आप साइबर अपराध के मतलब श्रेणी में नहीं रखेंगे, उसे आप हाइट वाले में रखेंगे। ठीक है, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना ये कोई साइबर अपराध नहीं है। तो राइट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री को कॉपी करना ये साइबर अपराध नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है और जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? जो भारत के सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है वो हो जाएगा असम राइफल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राइफल। असम राइफल जो है मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा। और जो असम राइफल है ये भारत का सबसे पुराना सक्रिय बल है। ध्यान रखिएगा 1835 में ये जो है ये बना था। कछार लेवी के नाम से इसका गठन किया गया था। असम राइफल का पुराना नाम क्या है? कछार लेवी। लेकिन असम राइफल का नाम जो है ये 1971 में बदल करके असम राइफल कर दिया गया।
क्योंकि इसका पुराना नाम कछारले भी था। मुख्यालय इसका शिलोंग में है। स्थानीय लोग इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उन्हें पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग। आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है किस मंत्रालय के तहत काम करता है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गृह मंत्रालय के तहत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय के तहत। अब आंतरिक सुरक्षा आप समझते होंगे, जैसे अभी थोड़ी देर करें, अभी कुछ दिन पहले गाइज आपने देखा होगा कि संसद में दो बंदे थे, वो गाइज घुस गए थे और उन्होंने धुआं छोड़ दिया था, है ना, वो गैस छोड़ दी थी। तो मेरे प्यारे भाई वो जो मतलब घेरा गया था, वो किसे घेरा गया था? अमित शाह को ही घेरा गया था ना, यानी जो गृह मंत्रालय से संबंधित है उन्हीं को ही घेरा जाएगा। तो जो आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा होता है वो किनका होता है? वो गृह मंत्रालय का ही होता है, होम मिनिस्ट्री का होता है। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए ये ई बुक है, और अगर आपके पास टाइम है, यानी अगर आपका अभी आप ये कैपेबल हैं कि आप ये समझ पा रहे हैं कि हाँ मैं इसको पढ़ सकता हूँ, तो आप इस ई बुक को जरूर ले लेना। और जिनके पास से मैं रिवाइज कर लेंगे। ये 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस हैं। ई बुक जो है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए तैयार की गई है। अभी मैं गाइस एग्जाम बहुत नज़दीक है, इस वजह से 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में दे रहा हूँ। 39 रुपये भाई कोई रुपये नहीं होते, समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा रुपये नहीं है। 39 रुपये में आप एक चॉकलेट खा के खत्म कर देते हो। तो 39 रुपये की आपको मिल रही है। लेना है तो आप इस UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI पे आप मात्र 39 रुपये पे करके 8948667652 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। मैं 2-3 पेज दिखा दी। जो बच्चे पुराने जुड़े हैं वह देख चुके हैं, और अगर आप अभी नए जुड़े हैं तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ लेना भाई, क्योंकि इससे सवाल पूछे जा रहे हैं और इससे सवाल आ भी रहे हैं। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए मैंने तैयार किया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, 291 पेज की है, और ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है ताकि पढ़ने में मजा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। पूरे 291 पेज की बेहतरीन है मेरे प्यारे भाई। ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास है। तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगर लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8948667652। जिनके पास है वह एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिनके पास नहीं है वह एक बार पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या फिर समितियां? कहने का मतलब है कि चार्टर के तहत जो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग की स्थापना की गई है, इसमें कुल कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 निकाय या समितियां हैं, जिसमें आप देख लीजिए नंबर 1 पे है महासभा, उसके बाद है सुरक्षा परिषद, उसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद है न्यास परिषद, और उसके बाद है सचिवालय। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएंगे आपके 6 जो मुख्य निकाय हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? देखिए समझिएगा, राइट क्या हो जाएगा? 1982 से वार्षिक, 1982 से कह रहा है ना, तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, यानी कि ITBP। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ITBP। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ISIS क्या है? ISIS क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। ISIS क्या है? ISIS जो है ये क्या है? सही आंसर हो जाएगा इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन। अगला है कि बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? बोको हराम जो है कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोको हराम जो है कहाँ का आतंकवादी संगठन है? नाइजीरिया का है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि CRPF का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? CRPF का ही एक विशेष विंग है, और ये है रैपिड एक्शन फोर्स। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, रैपिड एक्शन फोर्स जो है दंगे और दंगियों से स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है, CRPF का ही विंग है। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, रैपिड एक्शन फोर्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैपिड एक्शन फोर्स जो है गठन इसका ये 1992 में CRPF की 10 बटालियनियों में से हुआ था। और मेरे प्यारे भाई मुख्य कार्य क्या है? दंगे और दंगे जैसी स्थितियों से निपटना। इस बल को दंगा नियंत्रण, आंसू गैस के गोले छोड़ने, आग से निपटने,
में महारत हासिल है। कहने का मतलब है ये जो बल है ये नियंत्रण करने में अच्छा खासा है। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है भारत में कब यानी कि किस वर्ष स्थापित हुआ था, ये सवाल पूछा जा रहा है, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1993 में। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को NHRC भी कहा जाता है, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, यूपी कांस्टेबल में यह भी पूछा गया है। राइट हो जाएगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, जो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग है इसका गठन जो है ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को की गई थी। तो आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के तहत किया गया, तो 21 धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर सन 2002 को ये मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत मृत्युदंड योग्य अपराध नहीं है। मृत्युदंड योग्य अपराध नहीं है। दहेज हत्या, क्या दहेज हत्या होती है तो क्या मृत्युदंड दिया जाएगा। बच्चों को आत्महत्या के लिए उकसाना, बिल्कुल इससे मृत्युदंड होगा। हत्या के साथ डकैती करना, यह भी मृत्युदंड होगा। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, यह भी मृत्युदंड की कैटेगरी में आएगा, लेकिन दहेज हत्या नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दहेज हत्या। आगे बढ़ते हैं, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में अप्राकृतिक अपराधों को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता यानी IPC के निम्नलिखित में से किस धारा में अप्राकृतिक अपराधों को परिभाषित किया गया है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धारा 377। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा 377। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि CRPC की धारा 157 के तहत FIR की मूल प्रति बिना विलंब किए डैश को भेजी जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि धारा 157 के तहत FIR की जो मूल प्रति है ये बिना विलंब किए किसको भेजी जानी चाहिए, यह सवाल पूछा गया है। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधिकार प्राप्त दंडाधिकारी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो FIR है ये धारा 157 के तहत किसको भेजी जाती है, न्यायाधिकार प्राप्त दंडाधिकारी को। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। FIR का पूरा नाम क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। जो इसकी स्थापना हुई थी 4 जनवरी 1972 में हुई थी। राष्ट्रीय जो लोकनायक जयप्रकाश अपराध शास्त्र है ये 4 जनवरी 1972 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस जो है किस शहर में है। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में अपराध के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए और संकलित करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए प्रक्रिया में लगी हुई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि गाइस आपके पास टाइम नहीं है और मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। भारत में अपराध रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी होती है। भारत में जो अपराध रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी होती है, बताइए। अपराध रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी होती है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट जो है जारी होती है। अगला सवाल देखिए, को आतंकवाद रोधी, अपहरण रोधी और बंधक बचाव कार्य करने में विशेषज्ञता प्राप्त है, किसको। सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा NSG यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो NSG है इसका गठन जो है भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 1989 में किया गया था, NSG का गठन। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स अपराध और आपराधिक न्याय पर सटीक आंकड़े उत्पन्न और प्रसारित करता है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। राइट क्या हो जाएगा? UNODC। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आपने देखा होगा अब की बार से एक SSC GD में एक नया आ गया था NCB यानी नारकोटिक्स विभाग वाला, तो वो इसी से संबंधित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अहिंसा बहादुरी का उच्चतम गुण है, ये किसके द्वारा कहा गया था? अहिंसा जो है बहादुरी का उच्चतम गुण है, ये किसके द्वारा कहा गया था? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अहिंसा बहादुरी का उच्चतम गुण है, किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला है कि अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? दिए गए विकल्प का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। बताओ, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? देखिए, जनसाधारण का सहयोग ये अपराध को नियंत्रण करने के लिए बहुत सही है, क्योंकि वहाँ के अगर जो मतलब जन लोग हैं या फिर जो क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, उनका हमें सहयोग मिलेगा तो हम जो अपराध है इसको नियंत्रित कर सकते हैं। क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण, भाई क्षेत्रीय नेता तो और भी बढ़ाते हैं, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। कानून का कड़ाई से पालन करना, ये भी अपराध नियंत्रण में आ जाएगा। और सरकारी एवं विभागीय नीतियों को अपनाना, ये भी आ जाएगा। तो 1, 3, 4 राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साइबर अपराध और आतंकवाद से संबंधित करा दिए हैं। आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक और आपके शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाता हूँ। माता रानी के आशीर्वाद से जो भी क्लास मैं दे रहा हूँ गाइज, वो आपके एग्जाम में मिल रही है, क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप फीडबैक भेज रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था, उस तरीके से गाइज जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और जो मन है भाई ये गार्डन गार्डन हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और अगर आप गाइस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे, हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो मेरे प्यारे भाई PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ले लेना। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। आपके एग्जाम्स के लिए हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, माता रानी का आशीर्वाद है। मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत